हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, अब हमको जो ट्राई करना है, अब एक क्वेश्चन है आइसोलोबल एनालॉजी का ही क्वेश्चन है एक, और उस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन करना है ये चीज आपको बताना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको डिफाइन क्या करना है ये चीज आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, ये चीज आपको भाई माइंड में बिठा लो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको ये देख के ही पता चल गया भाई ये HNCC और बोरेन का है। तो HNCC बोरेन तो है, लेकिन आपको बताना तो आइसोलोबल है ना, कौन सा आइसोलोबल है, कौन कौन से इसमें आइसोलोबल है। तो सुनिए, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करोगे। पहले तो ये कौन से स्ट्रक्चर है इनको देखोगे। स्ट्रक्चर हम देखने के लिए क्या करते हैं, HNCC और बोरेन का फॉर्मूला लगाते हैं, वो टेक्निक लगाते हैं, पता ही है आपको, ठीक है, वो फॉर्मूले कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनके स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये कौन से HNCC, ये HNCC है और ये बोरेन है, ठीक है, ये बोरेन है, ये HNCC है। तो HNCC के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, HNCC के लिए भी फॉर्मूला लगता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -12n डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है, ओके, याद रखिए आप, ठीक है। तो मेरे को अब क्या करना होगा यहाँ पर, मेरे को अब यहाँ पर क्या करना होगा भाई, क्या करें हम यहाँ पर, बताइए बताइए, हम यहाँ पर क्या करें भाई, क्या करें आखिरकार हम यहाँ पर, बताइए। तो हम भाई यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कितने हैं यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, साइलेंट कर लेते हैं मोबाइल को। यहाँ पर मेरे पास क्या क्या अभी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कीजिए, कितना होगा 8 × 8, ठीक है, ओके, 8 × 8, और आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा 64 और 46 से कितना होगा भाई, 64 और 46 1110 हो गया, 1110 माइनस कितना होगा भाई 96 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगी वैल्यू आएगी भाई, ये हो गया 7 वैल्यू आ गई। अब 7 करने के लिए मैं क्या करूंगा, n-1, क्योंकि मेटल कितना है, मेटल की वैल्यू है 8, नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 8, तो 7 करने के लिए क्या करना होगा, n-1 क्या होता है सुपर क्लोजो, n-1 क्या होता है, n-1 होता है सुपर क्लोजो, n-1 क्या होता है भाई, n-1 को हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लोजो बोलते हैं, ठीक है। n-1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सुपर क्लोजो, ठीक है, सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर, सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर। अब मैं किसको देखूंगा भाई, अब मैं किस चीज को देखूंगा, HNCC इसके लिए लगाऊंगा भाई, HNCC इसका स्ट्रक्चर निकालूंगा। तो इसका क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए 8 × 5 = 40 और 32, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 72, ठीक है, 72 माइनस 12 × 5 कितना आ गया भाई 60 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गई वैल्यू, ये आ गई भाई 6 वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई। तो 6 यहाँ पर 6 आ रही है, तो वैल्यू भाई मेरे को n की वैल्यू तो यहाँ पर 5 है, तो 6 करने के लिए क्या करूंगा, +1 करूंगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा n+1 के लिए क्या होता है क्लोजो, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर। देख लीजिए ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है, ये स्ट्रक्चर है भाई क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। अब मैं इनको देखूंगा भाई, तो मेरा बोरेन के लिए तो आपको पता ही है ना कैसे देखते हैं हम बोरेन के लिए, देखिए BnHn -2 और +2 सॉरी +2 -2 -4 -6 -8, ठीक है, और ये 0, ठीक है। तो ये +2 वाला कौन सा होगा, सुपर क्लोजो, फिर हाइपर क्लोजो, फिर क्या होगा भाई, ये कोऑर्डिनेशन चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज, ठीक है, ठीक है। -2 वाला कौन सा होगा, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है सब, ठीक है। तो -2 के लिए क्लोजो, फिर क्लोजो निडोरेक्नो हाइपो क्लैडो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इसके लिए क्या बन रहा है अभी, इसके लिए क्या बन रहा है BnHn -2 मतलब कि कौन सा बन रहा है, ये क्लोजो बन रहा है भाई, ये बन रहा है क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, क्लोजो टाइप, ठीक है। ये कैसा बन रहा है, +2 के लिए क्या होता है, +2 के लिए होता है सुपर क्लोजो, तो ये बन रहा है सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर। ये कैसा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये जो है सुपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है।
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, सेम स्ट्रक्चर क्या, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ इज आइसोलोबल। फर्स्ट क्या भाई आइसोलोबल है किसके साथ, फोर्थ के साथ। फर्स्ट जो है आइसोलोबल है किसके साथ, फोर्थ के साथ। और जो हमारा सेकंड है, सेकंड जो है वो आइसोलोबल है किसके साथ, सेकंड आइसोलोबल भी थर्ड के साथ। जो हमारा फर्स्ट है वो तो फोर्थ के साथ आइसोलोबल है, और जो हमारा कौन सा भाई, जो हमारा सेकंड है वो थर्ड के साथ क्या है, आइसोलोबल है। थर्ड जो है वो जो हमारा ये कौन सा है, सेकंड जो है वो थर्ड के साथ आइसोलोबल है। ठीक है, ओके, तो ये आपको पता लग गया होगा भाई, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट भाई आइसोलोबल कंप्लीट हो चुका है। मैं बता देता हूं आपको, आपका जो आइसोलोबल है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो आपका आइसोलोबल है वो आपका कंप्लीट हो गया है। सुन लीजिए, आइसोलोबल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैं बता देता हूं आपको, लीजिए नेक्स्ट बता देता हूं क्या भाई। नेक्स्ट हमारा कुछ नहीं, फेरोसिन जैसे साल्ट, इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूं। ठीक है आपको, तो ये भाई फेरोसिन क्या है, जनरली जो हमारा फेरोसिन, फेरोसिन क्या है भाई, फेरोसिन पता है ना आपको, फेरोसिन, फेरोसिन के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं वो आपको पता करने हैं। ठीक है, फेरोसिन के बारे में, ठीक है, फेरोसिन, ठीक है, ये हमारा फेरोसिन कैसा होता है भाई, ये होता है हमारा फेरोसिन जनरली। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, जनरली ये क्या हमारा, ये हमारा क्या भाई, हमारा फेरोसिन है, ये हमारा क्या है, फेरोसिन। ठीक है, ओके, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद हमको एक स्ट्रक्चर दिया जैसिस साल्ट। जैसिस साल्ट की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है ये बताया हुआ, नॉर्मल सी बात है। जैसिस साल्ट, जैसिस साल्ट आपको पता है ना भाई, जैसिस साल्ट। अब देखिएगा मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को सुनना ध्यान से। जैसिस साल्ट की सिंथेसिस कैसे होती है, हम प्लैटिनियम क्लोराइड क्या करते हैं, हम प्लैटिनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा देते हैं किससे, अल्कीन से। किससे भाई, C2H4 से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल रिफ्लक्स, HCl की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करवा देते हैं, रिफ्लक्स करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या बन जाता है भाई, प्लैटिनियम क्लोराइड और ये C2H4 बन जाता है। ठीक है, और हमारा क्या निकल जाता है यहां से हमारा क्या निकल जाता है भाई, वाटर प्लस HCl हमारा जो है वो बाहर निकल जाता है। वाटर प्लस HCl जो है हमारा यहाँ से बाहर हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, ओके, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, इस पॉइंट को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये जैसे साल्ट की फॉर्मेशन होती है एक बार से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और देख लीजिए। जैसे साल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे साल्ट का ये होता है, जैसे साल्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जैसे साल्ट का क्या होता है भाई, ये स्ट्रक्चर होता है जैसे साल्ट का। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ओके, और आप देखिए भाई, अब हम क्या पॉइंट करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है भाई, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट भी देख लीजिए आप। बस जैसे साल्ट के बारे में कुछ एक पॉइंट बताए हुए हैं, वो जैसे साल्ट के कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए। वो पॉइंट क्या है भाई, देख लीजिए, इनको देख लीजिए जल्दी से। वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देख लीजिए बस आप इन पॉइंट को देख लीजिए। वो क्या बता रहा है, ये जैसे साल्ट का पॉइंट 16 इलेक्ट्रॉन होता है भाई, और ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, प्लैटिनियम क्या होता है भाई, बताइए, परपेंडिकुलर टू प्लैटिनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो होता है ना, ये बॉन्ड ये इनके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है इसके, ये जो इनके बॉन्ड होते हैं, इनके बॉन्ड अल्कीन वाले ये परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, प्लैटिनियम के जो अल्कीन होता है ना, कैसा होता है, प्लैटिनियम मेटल के जो बॉन्ड बना हुआ है इनके, ये कैसा परपेंडिकुलर है, इनके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक प्रकार से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एक अल्कीन जो होता है वो क्लोरीन वाले बॉन्ड के कैसा है भाई, ये तो सीधा लगा हुआ है इस प्रकार लीनियरली, लेकिन ये परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं ये बॉन्ड। ठीक है, अल्कीन जो अटैच होता है वो परपेंडिकुलर अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद डायमैग्नेटिक ये मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है नॉट ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, ये सभी के सभी बॉन्ड में लेंथ जो इनकी इक्वल नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से पाई एक्सेप्टर है। हमारा अल्कीन क्या है, पाई एक्सेप्टर है भाई। ये क्या है, ये सिग्मा डोनर है और पाई डोनर दोनों ही है, और ये पाई एक्सेप्टर। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, ये वाला बॉन्ड क्या होगा भाई, यहाँ पर पाई बैक डोनेशन होगा या नहीं, बताइए जल्दी मेरे को। ये क्या है जनरली, ये क्या है भाई, पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर है ना। अल्कीन हमारा क्या होता है जनरली, पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अल्कीन, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये सिग्मा और पाई डोनर दोनों ही है, क्लोरीन भी।
ठीक है, और ये पाई एक्सेप्टर भी है। यहाँ पर क्या होगा, पाई बैक डोनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों के डिफरेंस होंगे, दोनों ही, ये ए और ये बी। ठीक है, जो हमारा बी है, बी और जो हमारा 2a है वो आपस में क्या होंगे भाई, डिफर होंगे, बोथ आर डिफर। ठीक है, ये इनकी ए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तो इक्वल होगी, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, याद रखिएगा, जो बी है वो इक्वल नहीं होगा ए के। ठीक है, बी इक्वल नहीं होगा ए के, लॉन्गर होगा। ए बॉन्ड इज लॉन्गर देन, मतलब कि लार्जर होगा। ठीक है, किससे, हमारे किससे होगा भाई लार्जर, किससे लार्जर होगा, ए बॉन्ड इन, मतलब बी वाला बॉन्ड किससे लार्जर होगा, इन ए से। बिकॉज कारण क्या है, क्यों, यहाँ पर पाई बैक डोनेशन होगा ना, पाई बैक डोनेशन होगा या नहीं, बताइए आप, क्या इसमें अल्कीन में पाई बैक डोनेशन होगा या नहीं होगा, बताइए बस मेरे को आप। होगा भाई पाई बैक डोनेशन। तो पाई बैक डोनेशन होगा तो ये बॉन्ड छोटा होगा या बड़ा, इनसे बड़ा होगा, ए से, बता दीजिए बस, ये पॉइंट बता दीजिए। जो बी बॉन्ड है वो ए बॉन्ड से बड़ा, मतलब कि बिग साइज का होगा, लार्जर लेंथ, बॉन्ड लेंथ होगी या कम लो होगी। ठीक है, ये बताइए मेरे को आप। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा बी बॉन्ड लेंथ है ना, बी, ये जो बी बॉन्ड है वो बी बॉन्ड किससे भाई, ए से स्मॉल होगा। जो हमारा बी है, जो हमारा बॉन्ड बी है वो क्या होगा भाई, स्मॉल होगा देन ए से। बिकॉज यहाँ पर पाई क्या हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, और पाई बैक बॉन्डिंग हो क्योंकि भाई पाई स्टार ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है अल्कीन। ठीक है, और यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग होगी, पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ये बॉन्ड छोटा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा इसके साथ। ठीक है, ओके, तो आपको पता ही ये चीज, तो जनरली ये चीज तो पता ही है आपको, या फिर कुछ और मतलब कि आपके माइंड में आ रहा है, वो चीज भी सोच लीजिए, वो चीज भी सोच लीजिए भाई, ये लेंथ इसकी ज्यादा बड़ी होगी या किसकी छोटी होगी। ध्यान कीजिए, जल्दी से ध्यान कीजिए, मैंने गलत बताया सही बताया, ये चीज आप ध्यान कीजिए, बताइए भाई। अरे महाराजो, ये बॉन्ड बड़ा होगा ना कि छोटा होगा, बता देता हूं मैं आपको, ये जो बॉन्ड है ग्रेटर होगा ना कि शॉर्टर होगा। क्यों होगा, अब आपको ये रीजन बताऊं क्या, मेरे साथ साथ मत चलना सभी चीजों में, मेरे साथ साथ मत चलना, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मतलब ये गलती जो मैं बोल दे रहा हूं कई बार, तो आप इसमें दिमाग लड़ाना खुद भी। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रांस इफेक्ट देखोगे, ट्रांस इफेक्ट, और ट्रांस इफेक्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रांस इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था भाई, ट्रांस इफेक्ट में ये जो बिल्कुल इसके अपोजिट, जो स्पेक्टेटर लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो बॉन्ड है, उसके जो बिल्कुल अपोजिट वाला बॉन्ड, बैक वाला बॉन्ड, वो होगा वो क्या होगा, वीक होगा, वीक, और जो वीक बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेक्टर लिगैंड C2H4, जो हमारा C2H4 का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है देन क्लोरीन से, आपको भी पता है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, क्लोरीन से ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है किसका, अल्कीन का। तो अब अल्कीन क्या करेगा, बिकॉज अल्कीन इज पाई एक्सेप्टर, अल्कीन क्या पाई एक्सेप्टर, तो ये ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और ट्रांस इफेक्ट ज्यादा शो करेगा तो ये जो बॉन्ड है वीक होगा, और जो बॉन्ड वीक होगा वो लार्जर होगा, ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप ट्रांस इफेक्ट से देख सकते हो, ट्रांस थ्योरी से देख सकते हो कि भाई ये स्पेक्टर लिगैंड पाई एक्सेप्टर, मतलब कि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, जिसके कारण इसके बिल्कुल बैक वाला बॉन्ड मतलब कि वीक होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन आ सकता है बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी या इनकी ज्यादा होगी, तो मैं बता सकता हूँ बॉन्ड लेंथ जो ए है वो ज्यादा होगी देन 2a से, इन दोनों से। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ए ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, दोनों ए से ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ओके, तो यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व आउट किया, ट्रांस इफेक्ट से सोल्व आउट कर दिया। ठीक है, तो भाई आप मतलब कि कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बता दिया था, मतलब पीछे पीछे मैंने बताया कि शॉर्टर होगी बी की, शॉर्टर नहीं होगी, आपको खुद को दिमाग लड़ाना है, कुछ खुद को भी सोचना है कि शॉर्टर कैसे होगी सर, अल्कीन के तो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, और ट्रांस इफेक्ट ज्यादा से होती है, उसके पीछे वाला बॉन्ड बिल्कुल वीक हो जाता है, और वीक कर बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ में ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद भाई कंडीशन एक चीज बता रही है आपको, फेरोसिन, ये हमारा हमको क्या बता रहा है भाई, ये हमारा फेरोसिन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फेरोसिन का स्ट्रक्चर है भाई, ये हमारा क्या भाई, फेरोसिन का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए ध्यान से, ये ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे फेरोसिन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये फेरोसिन के स्ट्रक्चर में क्या है भाई, ये क्या है जनरली, फेरोसिन के स्ट्रक्चर ये जो है क्या है भाई, इसमें बताइए फेरोसिन का स्ट्रक्चर, इस फेरोसिन के स्ट्रक्चर में भाई ये स्टैगर्ड कौन सी है, एक्लिप्स कौन सी, तो मैं बता देता हूं, ये तो एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है। ठीक है, ये कौन सी स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड
स्टैगर्ड, ठीक है। तो इसमें भाई क्या होगा बताइए आप मेरे को, इसमें इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? तो इसका तो पॉइंट ग्रुप मैं बता देता हूं D4H होगा, इसका जो पॉइंट ग्रुप वो क्या होगा D4D होगा, ठीक है। क्योंकि D4H इसका क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहां पर बस क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया जनरली, यहां पर जो है D4H क्यों, क्योंकि यहां पर सिग्मा H भी आ गया, लेकिन यहां पर सिग्मा H नहीं है, यहां पर जो है सिग्मा H नहीं है, यहां पर जो है सिग्मा H D4H नहीं D5D, D5H और D5D आएगा, जब तो कहूं यहां पर, क्योंकि आप पास करोगे तो यहां पर 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन, ठीक है। जैसे कि C6, यहां पर कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है भाई, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर C5, यहां पर भी C5 है, यहां पर भी C5 प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। लेकिन यहां पर भाई एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, तो भाई स्टैगर्ड में सिग्मा H नहीं होता, कौन सा नहीं होता, सिग्मा H नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पर सिग्मा H होता है एक्लिप्स में, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप ये है चल रहा है, ठीक है, स्टैगर्ड में, और इसकी मैंने पॉइंट ग्रुप बता दिया आपको, ठीक है ना। अब देखिए फेरोसिन क्या होता है भाई, फेरोसिन इज ए गुड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो एक बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, ठीक है, गुड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो, ठीक है। फेरोसिन ऑक्सीडाइज आफ्टर मोनोकटायनिक, अगर हमारा फेरोसिन ये बोल रहा है, अगर हम फेरोसिन की क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं, अगर इसको HNO3 से रिएक्शन करवा दिया, इसको ऑक्सीडेशन करवा दी, तो हमारा जो फेरोसिन है ना, फेरोसिन वो क्या फॉर्मेशन करता है भाई, फेरोसिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवा के क्या फॉर्मेशन करता है, मोनोकटायन बनेगा, क्या बनेगा जल्दी बताइए मेरे को, अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं फेरोसिन की तो वो मोनोकटायनिक बन जाता है, कैसा भी मोनोकटायनिक, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल, बिकॉज क्यों होता है अनस्टेबल, बिकॉज भाई यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन से 17 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हुई है, 18 से 7 इलेक्ट्रॉन 17 क्या हुई है भाई, 17 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होगा जनरली, बिकॉज अनस्टेबल आपको पता लग गया होगा, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है ये कॉम्प्लेक्स, और ये 17, ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी की तरफ ये नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद भाई ये कुछ नहीं, निकैलोसिन पूछ रहा है, निकैलोसिन, यहाँ पर क्या है, निकैलोसिन। अब निकैलोसिन को मैंने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, अब मैंने क्या किया, मैंने निकैलोसिन की ऑक्सीडेशन करवा दी, HNO3 ऑक्सीडेशन करवा दी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बनता है, ये है 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा, और ये क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, ये जनरली डाइकैटायनिक फॉर्म बन जाएगी, डाइकैटायनिक फॉर्म, जो कि स्टेबल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। ये क्या बन जाती है भाई, यहाँ पर निकैलोसिन, ये यहाँ पर निकैलोसिन हमारा बन जाता है डाइकैटायनिक फॉर्मेशन हो जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर निकैलोसिन जो है, निकैलोसिन यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, डाइकैटायनिक फॉर्म, यहाँ पर निकैलोसिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म हो जाता है, जो कि कैसा होता है, जो कि डाइकैटायनिक होता है, कैसा, डाइकैटायनिक, ठीक है, डाइकैटायनिक होता है, वो स्टेबल होता है, जब फेरोसिन में हमने रिएक्शन कराई तो वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये स्टेबल होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म अप हो रही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको भाई कंप्लीट करवा दिया आइसोलोबल एनालॉजी भी, आपका आइसोलोबल एनालॉजी कंप्लीट हो चुका है। अब जो मेरा नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट टॉपिक, वो भाई हम एंड पहुंच चुके हैं, बस हमारा एंड हो जाएगा आज हमारा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का हम एंड कर देंगे, ठीक है। आज मतलब कि लेक्चर कोई मैक्सिमम लेक्चर ज्यादा बचे नहीं है, ठीक है, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, कंप्लीट अब हो जाएगा, और अब हमारे जो लेक्चर लगे चलेंगे ना वो कंटिन्यू चलेंगे, और अब हम मतलब कि एक न्यू बैच, जो वो बैच सेकंड है, वो भाई ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री कंप्लीट होते ही हम बैच सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, बैच सेकंड स्टार्ट होने वाला है, बैच सेकंड और बैच फर्स्ट फिर दोनों ही चलेंगे, बैच फर्स्ट भी चलेगा और बैच सेकंड भी चलेगा, ठीक है। और भाई एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम कभी भी अप्लाई हो, मतलब या वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, कभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं उनको, मतलब कि कभी भी क्या, पहले निकले तो पहले, ठीक है, अभी तो अगर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद ही हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई मिड में उन्होंने बोला है, तो जुलाई मिड में डालेंगे वो, ठीक है। लेकिन मेरे को जितना लग रहा है ना, ये जो पीछे हुआ था ना, जो क्योंकि थर्ड वेव से भाई अभी खतरा है, थर्ड वेव आने वाली बोल रहे हैं, थर्ड वेव आ सकती है, और बच्चों पर ज्यादा उनका अटैक होगा, चाइल्डहुड पर ज्यादा उनका अटैक है, ठीक है, उनके लिए खतरनाक है वो, तो भाई हमको सब कुछ देख के ही चलना होगा, ठीक है। जब तक केसेस आ रहे हैं, वैसे से भाई 1 लाख से मतलब 4.5 लाख आ रहे थे, 4 लाख आ रहे थे, उनसे मतलब वो 1 लाख से नीचे आ चुका है, जो काउंटिंग है 1 लाख से बिलो हो चुका है, ठीक है, पीक रेट जो 1 लाख से बिलो आ चुका है पर डे, लेकिन भाई फिर भी हमें चेक करना होगा, फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। और बच्चों के प्रति तो ज्यादा, क्योंकि बच्चे अगर हमने
एक बार स्कूल में अगर स्टार्ट करवा दिया और थर्ड वेव स्टार्ट होगी तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए भाई गवर्नमेंट को सब देखना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर बच्चों को मतलब कि स्कूल स्टूडेंट के लिए स्कूल ओपन कर दिए और किसी को मतलब कि कोरोना हो गया और थर्ड वेव बता रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होगी स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, अगर इफेक्ट कर की ज्यादा तो भी सरकार को ही दोष देगी पब्लिक, गवर्नमेंट को ही दोष देगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो भाई बात सुनिए, गवर्नमेंट तो अपने ही लिए उठा रही है कदम ये सारे, ठीक है, सभी उनको देखना पड़ रहा है। अभी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो बोल रहे हैं, उनको पता है, क्योंकि पिछली बार भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो डाटा आया था लंदन यूनिवर्सिटी से, वो यही आया था कि इंडिया में सेकंड वेव अगर आई तो वहां पर 4.5-5 लाख केसेस आएंगे, और वो हुआ यहाँ पर मैक्सिमम पीक थी वो 4 लाख तक जा चुकी है, 4 लाख से अब जा चुकी थी, ठीक है, ओके। तो वही ये हुआ यहाँ पर। तो अब भी जो हमें मानना होगा साइंस को, ठीक है, साइंस जो बोल रही है उसको मानना होगा, देखना होगा उसको, ठीक है, और सावधानी बरतनी होगी। तो भाई सावधानी बरती है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, इन पॉइंट्स का, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के ही फैसले लेगी, ऐसे नहीं लेगी, ऐसे ही मतलब कि आग में नहीं धक्का देगी पब्लिक को, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो भाई तैयारी कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई मानते हैं दो आपके जो टेस्ट है 2 मौके जा चुके हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं बोल सकते हम, वो भी कैसे एग्जाम लेगी। लेकिन भाई हारना नहीं है, थकना नहीं है, मत रुके रहो, अपने जो तुम्हारा एम है ना वहां पर रुके रहो। तुमको पाना क्या है, सबसे पहले तो ये मौका है भाई तुम्हारे पास एक तैयारी करने का, और तुमको क्या चाहिए उसी रास्ते पर चलिए, वो ही मिलेगा तुमको। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ये चीज, इस चीज को तो आप पॉइंट बना लीजिए, इसको पॉइंट रखिए, याद रखिए इसको, कि आपको जो चाहिए ना आपको वो मिलेगा। बस आप उस राह को, उस पाथ को भटकिए मत, उसको छोड़िए मत। डू नॉट लीव दिस पाथ, you are continue movement on your path, then one time you are catching your aim, this is most you are believe me really, आप बिलीव कीजिए मुझ पे। अगर आप अपने एक ही पाथ पर चल रहे हो और उस पर पूरी मेहनत कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो एक दिन जरूर मिलेगा वो पाथ, मतलब वो आपका एम पाथ। तो आपको ढूंढना होगा कि कौन सा पाथ है जिसपे चल के मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, कुछ अच्छा खासा, मतलब कि मतलब ये दुनिया को। और ये जरूरी याद रखिए ये बात कि कुछ कमाना ही सब कुछ नहीं, मतलब कि रुपए कमाना ही कुछ नहीं है, कुछ नॉलेज ग्रहण करना, कुछ नॉलेज लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ बड़ी पोस्ट पर बैठो, अच्छे से तैयारी करो, वो बड़ी पोस्ट भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है भाई ये वो मतलब कि अपने वो ही करना है, ये करना है भाई, बहुत बड़ा बनना है, ये धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। आशा मत खोइए, जिस राह पर चल रहे हो उस पर चलते रहिए, फेलियर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और फेलियर से आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका मतलब कि सबसे बड़ा, एक प्रकार से क्या बोलूं मैं आपको, फेलियर से कभी भी ये मत मानिएगा कि भी हार मत मानिएगा फेलियर से। भाई फेल ही तो हुए हो, क्या बड़ी बात है। फेल होना मतलब कि कोई हार नहीं है, फेल होना कोई हार नहीं है फेल होना, ठीक है। फेल हो गए तो दोबारा जीत मिल जाएगी, लगे रहिए, उस फेलियर से सीखिए कि क्या गलती की है यहाँ पर कि मुझे फेलियर मिली है, मुझे फेल हुआ हूँ, क्या गलती की है मैंने यहाँ पर, उस गलती को दोबारा मत दोहराइए, आप जीत जाओगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ बस इस लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेटल इंसर्शन रिएक्शन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए रेडी हो जाइए और उन लेक्चर को और फॉलो कीजिए और अपना ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। ओके बाय।